प्रणाम, नमस्कार आप सबको। मैं त्रिभुवन चौहान और जो वादा हमने आपसे किया था कि आपको मिलवाएंगे हम ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक पहाड़ी बच्चा होने के बाद और उत्तराखंड ही नहीं देश भर में अपना नाम सर्वोपरि रखा और किस किस तरह से उन्होंने तमाम चीजें की हैं देश के लिए। आज हमारे साथ हैं रियर एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा। तो बहुत बहुत स्वागत सर, प्रणाम आपका। नमस्कार सर। थोड़ा सा मैं आपका चाहूंगा कि किस तरह से ये सारी शुरुआत हुई और आप जो बिगनिंग थी, क्योंकि एक पहाड़ी बच्चा और रियर एडमिरल तक बनना, जहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज लाइफ को आपको आई, तो कैसे आपने सब मैनेज किया? सर्वप्रथम लोकार्पण और त्रिभुवन जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद एंड आभार, आपने मुझे इस चैनल में बुलाया। मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारी वार्तालाप होगी, ये वार्तालाप जो है मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, मेरे संबंधियों, मेरे गांव वालों, मेरे ब्लॉग, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे रीजन और मेरे उत्तराखंडियों को एक समर्पित है, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आपके सामने बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। एंड त्रिभुवन जी, सबसे पहले जब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़, मैंने एक वीडियो देखा, आपने भाग्य लक्ष्मी का आपने मेरे को वीडियो दिया है जी, विजय लक्ष्मी का वीडियो आपने दिया है, जो कि उसको मैंने देखा और उससे एक बड़ी एक भावात्मक प्रेरणा का जो आभास हुआ कि ऐसे भी लोग हैं कि जो लड़की पिछले 20-21 साल की लड़की है, पिछले उसका काफ़ी ट्रीटमेंट भी उन्होंने डॉक्टर ने दिखाया, लेकिन अभी माँ बाप जो है हार करके बिल्कुल चुप हो गए हैं, भगवान के भरोसे उसको छोड़ दिया, बच्ची को छोड़ दिया है। और आपने लोकार्पण ने वहाँ जाकर के उस बच्ची को ढूंढा और उस बच्ची के भविष्य के बारे में कुछ करने की कोशिश की, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नहीं, बहुत आभार। जहाँ तक ऐसे क्षेत्र में, ऐसे कार्यों में उस बच्ची का अगर हमसे भी कुछ हो सकता है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि अगर आजकल देखो, आजकल फंड की जो है, क्राउड फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर मेरा भी इसमें कुछ योगदान, मैं इस कुछ काम आ सकूँ आपके माध्यम से, तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं, देखिएगा, चिंगारी कहीं होती है और यकीनन आप वो समझ पाए। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा और यकीनन हमारे पास केवल इंडिया से ही नहीं, न्यूजीलैंड में जो हमारे होटेलियर्स भाई हैं और तमाम लोग हैं, वो आगे आने की बात कर रहे हैं इसमें। हर कोई चाहता है कि आज वापस से विजय लक्ष्मी अपने पैरों पर खड़ी हो और तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, आपने उस बारे में सोचा और चाहा कि मैं भी कुछ कर पाऊं। तो हम निश्चित ही कुछ प्लान ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा डॉक्टर्स से भी बातचीत चल रही है कि क्या इलाज मुमकिन है, क्योंकि घर वालों को केवल फंडिंग करना इज नॉट अ मोटो। हमारा मोटो ये है कि थोड़ा वो बच्ची अपने पैरों पर चल सके। और क्योंकि परिवार, माता पिता, कभी ना कभी सबने जाना है, उनके जाने के बाद वो बच्ची अकेली, असहाय न महसूस करे, उसके लिए एक तैयारी हम सब लोगों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आपको अगर एक छोटा सा वीडियो हमने सर का प्रेषित किया था पहले, आपने अगर वो देखा होगा, तो ये मिट्टी से जुड़े हुए वो पहाड़ी हैं, उसी बचपन में मैं आपको लिए चलूंगा सर। तो सर के मुंह से ही सुनेंगे सर, ये बचपन जो आपने बिताया अपना, रियर एडमिरल तो बहुत बड़ा एक पोस्ट है, पर जब अगर हम देखते हैं कि एक पहाड़ी बच्चा, वो वहाँ कहाँ से शुरुआत हुई सर ये सब? मेरा गांव पिल्लू, जो चंद्रापुरी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे था, पैदल का रास्ता था उस ज़माने में, आज सड़क वहाँ पहुँच गई है। केदार घाटी का मैं रहने वाला हूँ और गांव से मेरी कर्मभूमि मेरी गांव रही है। और जहाँ तक बचपन का सवाल है, बचपन में कुछ पारिवारिक घटनाएं हो गई थी, जहाँ पे चाचा चाची की भी डेथ हो गई थी। तो दो लड़कियाँ चाचा चाची की थी। मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी जब मैं 5-6 साल का था। 2 बहनें मेरी भी थी और हम सब मिला के 5 भाई बहन थे। मैं 5-6 साल का था और बाकी बहनें जो हैं वो 8-10-12 साल की थी। तो फादर फिर दोबारा, जो फादर दिल्ली में जॉब करते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज ए क्लास 4 एम्प्लॉय, तो फादर ने दोबारा सेटल हुए दोबारा, और उसके बाद हमारा जो पालन पोषण जो हमारी दूसरी माँ ने किया। अभी भी वो जिंदा है और उनका आशीर्वाद अभी भी हमारे साथ है। तो आप पिताजी क्लास 4 ऑफिसर थे। हाँ, और वहां से निकलकर आज तो मतलब ये समझ रहे हैं ये कितना, हम जो बोलते हैं कि यार पहाड़ों पर चीजें नहीं हैं और तमाम चीजें हैं, और बात हो रही है 1959-64 की, जब उस समय माहौल कैसा रहा होगा, पहाड़ कैसे रहे होंगे। तो वहां से निकलकर सर फिर प्राथमिक शिक्षा वगैरह गांव में हुई? एक्चुअली मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव पिल्लू से ही हुई, आधारिक विद्यालय पिल्लू। और
उसके बाद मैंने 10th अपने उस समय पब्लिक हाई स्कूल गणेश नगर थी, अभी वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 10th किया। और गांव का माहौल, गांव में खेती बाड़ी, घास काटना, जंगल जाना, सब कुछ करते थे। सब कुछ करते और पढ़ाई नाम कोई चीज़ नहीं होती थी, पढ़ाई स्कूल में जाके पढ़ाई होती थी, घर में कभी नहीं पढ़ते थे। अच्छा। और पढ़ते भी थे कभी एग्जाम से पहले वो लंप, अच्छा, चिमनी बोलते, चिमनी में जो तेल होता था उसमें बिक लगी होती थी, उससे पढ़ते थे। एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़े और पास हो गए। ये भी नहीं पता होता था कि 10th में कि फर्स्ट डिवीजन क्या होती है, सेकंड डिवीजन क्या होता है। पास होना बड़ा मेन उद्देश्य होता था। एनीवे मैंने गणेश नगर से मैंने 10th पास किया और मेरी सेकंड डिवीजन आई थी। उसके बाद मैं कर्णप्रयाग, एक मेरे फूफू जी की लड़की थी जो वहाँ तहसील में जॉब करते थे, तो उनके साथ भाई साहब के साथ गया। तो मैंने 11वीं उनके साथ रहा मैं। फिर 12वीं में उनका ट्रांसफ़र गोपेश्वर हो गया था, तो फिर मैंने एक कमरा लेके बाहर रहते थे, खाना वाना खुद बनाते थे, घर से लाते थे, धान कूट कर गेहूँ पीस के गाँव से लाते थे। अच्छा। और 12वीं मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग से किया। और उसके बाद फिर मैं गोपेश्वर गया, फिर मैंने BSc MSc गोपेश्वर से किया। और कठिनाई तो थी उस समय, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन, फादर रिटायर हो गए थे 1975 में। तो गोपेश्वर में 76 में गया, तो 76 से लेके 80 तक मैं वहाँ रहा, जहाँ मैंने BSc और MSc मैथमेटिक्स से किया। कॉलेज का माहौल अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, फ्रेंड्स अच्छे थे, और रूम में परेशानियाँ होती थी लेकिन वो अपनी जगह होती थी। और लेकिन कॉलेज में हम लोग ठीक ठाक था, मैं पढ़ने में भी ठीक था, स्पोर्ट्स में भी था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रहता था, और क्लास में टॉप भी मैंने किया उस समय। तो फिर MSc मैंने वहाँ से किया मैथमेटिक्स से, और फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे क्लोज रिलेटिव थे, जिन्होंने मुझे वहाँ बैंक में लगाया नौकरी पे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नॉर्थ प्लेस में था मैं। तो मेन पर्पज़ ये था कि दिल्ली में रह के थोड़ा छोटा मोटा जॉब करके वहाँ पे जो है। और ये जब आप पहुँचे थे वहाँ, तो कितनी उम्र थी आपकी? मैं उस समय मैंने 20 साल में मेरा MSc हो गया था। 20-21 के बीच में जो होता है। अच्छा। क्योंकि लगा लीजिए 59 और 1980 में जो है वो 20 साल 21 में मैं इंटर कर रहा था, रनिंग 21 था उसमें। और वहाँ पे फिर मैंने वहाँ भी काफ़ी चीज़ें ढेली, दिल्ली में भी, क्योंकि एक जगह मुझे नौकरी भी मिली, 7 दिन रहा वहाँ पे, 7 दिन के बाद निकाल दिया उन्होंने, बोला कि वैकेंसी खत्म हो गई है। अच्छा किया, निकाल तो 150 रुपये दे रहे हैं मेरे को। और मैंने कहा पहला काम करो, पहले नाश्ता करते हैं। तो एनीवे ये चीज़ है। उस समय ये था कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा, इतना था कि क्योंकि मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी थी, और GK और करंट अफेयर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ, हम हमारी गोपेश्वर में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी जहाँ पे हम पढ़ते थे, तो उससे काफ़ी कुछ एक किस्म से कॉन्फिडेंस था। और दिल्ली में फिर मैंने वहाँ पे UPSC दिया, कमांड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, और उसमें मैं रिटर्न में क्वालिफाई किया। फिर अप्रैल 81 में मुझे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आया, कॉल आया बेंगलोर में, जो कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपके सारे साइकोलॉजिकल, ऑफिसर क्वालिटीज, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स एंड इंटरव्यू, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एंड भगवान का आशीर्वाद रहा कि पहाड़ से निकल के भी मैं वहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी पहली बार बोली मैंने वहाँ पे, लेकिन अंग्रेजी ज़िंदगी में, क्योंकि एक किस्म से अपने पे विश्वास था, आत्मविश्वास था कि जब आपको कोई भी सब्जेक्ट आता है उसको आप अपनी भाषा में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, अपनी मातृभाषा में बोलिए, राष्ट्रभाषा में उसको बोलिए। अंग्रेजी कभी मेरे लिए ज़िंदगी में एक किस्म से बाधा कभी नहीं बनी मेरी ज़िंदगी में जो है। तो उधर सेलेक्ट भी हो गए, हमारा करीब 22 लोगों का बैच था, 22 लोगों के बैच में 2 लड़के सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। उसमें एक मैं भी था, और फिर उसके बाद मेडिकल हुआ, फिर मेरिट में आ गया, फिर सिलेक्शन हो गया। पर ये एक बड़ी बात है उस दौर में, जब आप बात कर रहे हैं ये जनरल नॉलेज वगैरह की, मतलब आपकी एक हमने उसमें से लिया था कि गोपेश्वर में उस दौर में 2 दिन बाद अखबार पहुंचता था। यस। और उन तमाम चीज़ों को, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस को लेते हुए आज आप इस मुकाम पर, मतलब वो जो पेपर निकाले उनमें तैयारियां, आज के बच्चे बड़े घबराते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स। एक अंग्रेजी के लिए तो आपने बोला कि भैया अंग्रेजी से डरो मत, और वाकई वो हमारी बात, आपको नॉलेज होना चाहिए, आप किसी भाषा में उसको बिल्कुल। सी मैं बहुत विदेश भ्रमण मैंने किए हैं, मैं फ्रांस गया हूँ, रशिया गया हूँ, इजराइल भी गया हूँ मैं, साउथ अफ्रीका गया हूँ मैं, अमेरिका गया हूँ मैं, जर्मनी गया हूँ मैं। लेकिन स्पेशली अगर आप देखोगे कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया और साउथ अफ्रीका, इजराइल अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते, अपनी भाषा। तो वही मैं अभी कहता हूँ कि अंग्रेजी तो कोई इशू है नहीं, अंग्रेजी सबसे इजी भाषा है सीखने के लिए। जहाँ सबसे कठिन भाषा है संस्कृत। जहाँ तक आपने न्यूज़पेपर की बात की,
एक तो हमारा देहरादून एडिशन आता था, लेट एडिशन आता था उस जमाने में। वो लेट एडिशन में एक दिन बाद जो न्यूज़ आती थी, वो एक दिन के बाद की न्यूज़ जो है अगले दिन की जो है, जो रोडवेज की बस पर बैठ करके शाम को गोबसर पहुंचता था। तो लिटरली 2 दिन बाद हमारे पास न्यूज़ पहुंचती थी, और उसके बाद वो पेपर आएगा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, जहाँ हम जाके पढ़ते थे। इनफैक्ट आप ताज्जुब करोगे कि मुझे ये खबर मिली है कि मुझे गोबसर में ये लोग दादा बोलते हैं। अच्छा। दादा इसलिए बोलते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 81 में, उसके बाद 81 के बाद करीब अगले 10 सालों तक गोबसर पीजी कॉलेज में एक फ्लड गेट सा खुल गया था। फौज में तो लड़के नहीं गए, लेकिन काफ़ी लड़के जो हैं प्रोफेसर, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, साइंटिस्ट, गुड अच्छे से लॉयर, और आज इन हाई कोर्ट के जजेस तक वहाँ लोग पहुँचे हैं। ये मैं मानता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी अभी देख रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स भी कोई देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ये, क्योंकि कई बार किसी को देखने से, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और आप यकीन मानिए एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आप ने काम भी किया है, वो तमाम नाम आप सुनते जाएंगे, आप भी भौचक्के रह जाएंगे कि यार हमारे गांव से निकला हुआ एक पहाड़ी कहाँ तक पहुंचा। लेकिन सर चलिए, अब ये तो आपकी शुरुआती दिन थे, दौर बड़ा मुश्किल था उस समय। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हो कि यार अगर वैसा नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता? एक चीज़ दिल में हमेशा रही कि जब फादर दिल्ली में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे दिल्ली में नहीं रखा, क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी। तो दिल्ली में अकेला रहना संभव तो उनको लगा हो कि सुरक्षित नहीं है। लेकिन मेरे दिल में ये बात हमेशा रही कि मुझे दिल्ली में क्यों नहीं रखा उन्होंने। लेकिन इस बात से मैं तब ऊपर आया जब मेरा सिलेक्शन हुआ 1981 में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा मेरी कर्म भूमि पहाड़ थी, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं यहाँ नहीं होता। सही बात। और जहाँ तक कठिनाइयों का सवाल है, कठिनाई तो एक्चुअली 8 साल से मैं हल लगाने लग गया था, तो दैट वाज वन ऑफ। और उसके अलावा घर में जो है सारे काम करते थे एक्चुअली। उसके अलावा गोपेश्वर में रहा, कॉलेज में रहा, पैसे की कमी होती थी कभी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैं आज जो भी हूँ, स्पेशली एमएससी जो मैंने किया है, मेरे जिया जी शार्दुल सिंह जगवान, जो कि अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने, उनके पास उनके फंड में 3000 रुपये थे तब। तो मेरा ये था कि मैंने बीएससी कर लिया जिया जी, मैंने कहा मैं अभी जो है मैं भर्ती होता हूँ, वहाँ से मैं ट्राई करूँगा कमीशन के लिए। तो जिया जी ने मेरे को डांटा, बोला नहीं बिल्कुल नहीं। उन्होंने बेचारों ने 3000 रुपये में से, अपने फंड में से 1800 रुपये निकाल के मुझे दिए, और वो पैसे से मैंने एडमिशन लिया और 1-2 अपने कपड़े भी बनाए। तो मैं त्रिभुवन जी में ये कहना चाहूँगा कि उनको मैंने पैसे दिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो उनका जो गुण है, जो उन्होंने मेरे को समय, उसको मैं कभी रीपे नहीं कर सकता हूँ। सही बात। वैसा ही मेरा एक दोस्त पैमाई सिंह नेगी है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो उखे मटके हैं। कमरे में एक बार कभी कभी हो जाता है, कभी था नहीं कमरे में खाने के लिए, तो 5 दिन हो गए थे। अच्छा, 5 दिन से कुछ चल रहा था, पढ़ाई भी कर रहे थे, खेलते भी थे, 5 दिन तक चल रहा, पानी पी रहे थे। और तो एक दोस्त ने कहा कि तेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, अब आ जाएगा, अभी आ जाएगा। तो उसने मुझे 50 रुपये दिए। तो त्रिभुवन में 50 रुपये की मैं कह रहा हूँ, मुझे 50 लाख क्या, उसका कोई बेस कीमती रुपये है। हम दोनों बाजार गए, गोपेश्वर मंदिर मार्ग में गए, वहाँ से सामान हम लेके आए। तो ऐसी काफ़ी परेशानी रही, कभी पैसे की कभी कमी रही, कभी मेरे दोस्त मुझे अपने घर ले जाते थे, क्या मेरे भाई को थोड़ा मैच पढ़ा दे ताकि मैं उनके यहाँ खाना खा सकूँ। तो ये सब चीज़ें थी। और बाकी गाँव की लाइफ तो आपको पता ही है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी मैं गाँव गया था। गाँव हमारी नारी शक्ति, हमारी मेरी उस ज़माने की, उस समय की मेरी जो समकक्ष मेरी भाभियाँ, चाचियाँ जो हैं, जिनके साथ में जंगल जाता था, वो काम करते थे, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही कि गाँव में मुझे प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश, तेरे को याद है, तेरे को पुरानी, तू इतना काम करता था पहले, और हमारे साथ हम धान कूटते थे एक साथ, और जंगल जाते थे। तो मैंने कहा भाभी और कोई बहू हैं, कोई चाची, मैंने कहा देखो आप लोगों से जो मैंने सीखा है, वो मैंने ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल स्वरूप सीखा आप लोगों से। उसको सीख करके ही मैंने ज़िंदगी में अपने सही राह पर चलना सीखा है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आप सबके आशीर्वाद और सबके सहयोग से मैं यहाँ पे आपके सामने पहुँचा हूँ। तो वाकई ये जो चीज़ें हमने अभी सुनी हैं और समझी हैं, मेरा तो दिल वाकई यही बोलता है कि हम लोग आज खामखा ही परेशान होते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पर सोचिए उस दौर में भी जब पैसे नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, तमाम चीज़ें और परिश्रम, आप देखिए चाहे वो खेतों में हल लगाना, वो सब किया। बस थोड़ी ही देर में आपके साथ वापस जुड़ते हैं कि कैसे कमीशन होने के बाद और रियर एडमिरल तक क्या कैसा सफ़र रहा।
ओपीएस राणा जी का। तो जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हमारी अभी चल रही हैं कि किस तरह से बचपन और जहां तक कमीशन हुए हैं वहां तक कैसा रहा सफर हमारे रियर एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा जी का। तो राणा जी बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः। धन्यवाद सर थोड़ा सा बताएंगे जब कमीशन हो गए आप, जब फाइनली वो चीज हुई, तो आप बता रहे थे कि बीच में कुछ वो पेपरों के रिजल्ट्स भी बाद में आए, तो वहां से कहानी और रियर एडमिरल तक कैसी कहानी थी? सारे सिलेक्शन जब फाइनल मेरिट बनती है तो मैंने जुलाई 81 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की कोचिन में। पहली बार इतना लंबा सफ़र तय किया था। पहली बार कॉफ़ी पी, पहली बार डोसा खाया, इडली डोसा पहली बार खाया साउथ में जाकर के। और वहाँ मैंने करीब 1.5 साल ट्रेनिंग होती है हमारी, 6 महीने एकेडमी होती है, फिर उसके शिपिंग होती है। उसके बाद इस बीच मैं फ्लाइंग के लिए भी गया था। फिर मैंने पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया था और मैं एयरफोर्स अकेडमी गया था फ्लाइंग के लिए। सेकेंड टर्म में गया था वहाँ पे फ्लाइंग में। लेकिन फ्लाइंग में जो है कुछ कमियाँ रहेगी तो मैं वापस आ गया फ्लाइंग से जुड़ा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं देखी थी पहाड़। तो फ्लाइंग के लिए जो है साइकिल स्कूटर चलाना जरूरी होता है कि फील ऑफ कंट्रोल होता है कि कंट्रोल कैसे चलते हैं। तो वो कमी थी तो मैं वहाँ से वापस आ गया। लेकिन वो मेरे लिए एक नया भाग्य लेके आया। मैंने कोई अपना ट्रेनिंग लॉस नहीं की, कोई मेरा टर्म लूज नहीं हुआ। और ये ट्रेनिंग करते फिर मुझे जो है 1 जनवरी 1983 को मेरे को कमीशन मिला। एंड त्रिभुवन जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, मेरे पास उसमें करीब 15,000 रुपये का उसमें एक कर्जा था मेरे को। उसमें 15,000 रुपये बड़ी अमाउंट होती थी, जबकि उस जमाने की सैलरी हमारी 1200-1300 रुपये सैलरी होती थी उस जमाने। यानी मैंने वो सब कुछ वो कर्जा वापस किया है, जो भी सब कर्जा दिया जो भी दिया। जहाँ तक फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने सी में ट्रेनिंग, जो जहाज़ों में मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद मैंने एक आयुर्वेद का, हमारी एक स्पेशलिस्ट ब्रांच होती है नौसेना में, उसके लिए मैंने ऑप्ट किया 85 में। फिर 85 में उसके लिए ऑप्ट किया। फिर मैंने 1.5 साल का मैंने एक इंजीनियरिंग कोर्स किया, एज ए स्पेशलाइजेशन कोर्स इस ब्रांच के लिए मैंने किया। और उसके बाद फिर मैं विशाखापट्टनम गया, वहाँ से फिर मैं जबलपुर आया। और वो मेरे लिए एक बड़ा गौरवमय क्षण रहा, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो सीखा, मैंने ज़िंदगी का एक मेरा मक्का सीखने का जो मेरा मक्का वहीं, उसको मैं कहता हूँ। वहाँ पे क्योंकि मैं उसमें एक हमारे देश में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था मिसाइल्स पे, जिसको कहते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके सूत्रधार थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और वो उस समय हैदराबाद में एक DRDO की लैब है, DRDL, उसके डायरेक्टर थे। और मैं उसमें जबलपुर में था। तो पृथ्वी का जो है मैं उसमें काम कर रहा था, पृथ्वी के वॉरहेड पे काम कर रहा था, पृथ्वी मिसाइल पे। हाँ, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जमीन से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल है। अब ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, मतलब स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि इसमें हमारा बड़ा वाला पेलोड भी जा सकता है, जो कि स्ट्रेटेजिक होता है, न्यूक्लियर एटॉमिक चीज़। तो उसमें जब मैंने वहाँ प्रोजेक्ट में काम किया, तो उसमें काफ़ी टाइम पे अब्दुल कलाम सर के साथ काम करने का भी सानिध्य, उनको मिलने का सानिध्य मिला, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला।
और उसके बाद जब मैं पूना में हमारे एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब मैं एज ए फैकल्टी वहाँ रहा हूँ, मैं 3 साल फैकल्टी रहा हूँ। मैंने वहाँ पे DRDO के साइंटिस्ट को और सेनाओं के अधिकारियों को और इंस्पेक्टर के अफसरों को जो वहाँ पे एमटेक करने आते थे, उनको मैंने पढ़ाया है। और ऐसे इंसान के प्रॉक्सिमिटी पे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलती है। तो ये बहुत अच्छा पल मेरे लिए रहा। फिर मैं जो हूँ, मैंने शस्त्रों में मैंने अपना करियर शुरू किया। शस्त्रों की उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनकी प्रोडक्शन में, उनके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, उनके एक्सेप्टेंस में, उनकी गुणवत्ता में, उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद जब सारे आयुध जो हमारे नेवी में आते हैं, उनका पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, उनका जीवन प्रबंधन को कैसे रखना है, कैसे स्टोरेज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे जहाज़ों को देना है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करना है, कैसे उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो हम करते थे। एक किस्म से क्लास अथॉरिटी था आयुधों के बारे में नौसेना में जो है। तो उस पर मैंने काम किया। मैंने इस बीच में मुझे जो है नौसेना ने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजा, जहाँ मैंने एयरोस्पेस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 साल का। तो वहीं DIIT डीम्ड यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया। उसके बाद दिल्ली रहा, मैं हेडक्वार्टर में रहा। उसके बाद फिर मैंने स्टाफ कॉलेज भी किया वेलिंगटन में, जो हमारा बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है। स्टाफ कॉलेज में भी मैंने एक तो स्टाफ कॉलेज करते हैं, दूसरा मैंने वहाँ पे MSc डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में भी मैंने चेन्नई यूनिवर्सिटी से ली डिग्री वहाँ से। मतलब एक पहाड़ी बच्चा लगातार ही देश की सेवा में कहीं ना कहीं अपना बिल्कुल दिखा रहा था परचम। जी, असली चीज़ ये है, अपना काम गधे की तरह काम करते रहो और चीज़ें आती रहती हैं। यही नहीं, मैं जब मैं कैप्टन नेवी में प्रमोट हुआ, तभी मैं जबलपुर में था। अभी वहाँ पे मैंने बहुत नई टेक्निक, नई चीज़ जो आपको बता नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि क्लासिफाइड चीज़ें हैं। बहुत कुछ मैंने वहाँ पे काम किया है। और उसके बाद जब मेरी प्रमोशन एज ए कैप्टन, मतलब उसका इक्विवेलेंट आर्मी में फुल कर्नल होता है। तो जब मेरी प्रमोशन कैप्टन की हुई, तो फिर मैं उसके बाद मेरे को नेवल हायर कमांड कोर्स मिला, जहाँ मैंने इनफैक्ट बॉम्बे यूनिवर्सिटी में MPhil भी वहाँ से किया। MPhil भी वहाँ से करने का मौका मिला। तो यह है कि काम किया और बहुत काम किया एक्चुअली जहाँ तक हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं सुरक्षा में, नेवी की बात में करूँगा, वो भी आयुधों की बात में करूँगा। हमने 85-86 में काम शुरू किया। पहले हम छोटे से वॉशर और ओरिंग्स एंड बॉल बेयरिंग्स एंड यहाँ से छोटे वायर्स, स्प्रिंग से हमने शुरू किया था। आज हम जो है बड़े बड़े सिस्टम हम खुद ही इन हाउस R&D से बनाते हैं। एंड हमारा जो है DRDO के साथ में और इंडस्ट्री के साथ में इतना अच्छा इंटरफेस है। आज नेवी जो है सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत एडवांस आगे है। आपने देखा होगा विक्रांत में जो स्टील है, वो हमारा देश में ही डेवलप स्टील हमारा है, जब हम स्टील पहले बाहर से लाते थे। वैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाज़ों में, चाहे वो अब आर्मर्ड अम्यूनिशन में हो। इंडिया में एक्सप्लोजिव टेक्नोलॉजी हमने नहीं बनाई है इंडिया में जो है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे काम किया है। और वैसे हमने इंडस्ट्री को भी डेवलप किया, जो प्राइवेट इंडस्ट्री उनको डेवलप किया है। जो पब्लिक सेक्टर थे, चाहे वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो BHEL हैदराबाद हो, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, तो यहाँ सब जगह हमारा जो है एक किस्म से 1 to 1, क्योंकि हम यूज़र हैं और वो एज ए मैन्युफैक्चरर है, कहीं कोई साइंटिस्ट है। तो जब यूज़र, मैन्युफैक्चरर और इंस्पेक्टर, क्वालिटी वाले जो होते हैं, सब और यूज़र, सबका एक किस्म से समन्वय बनता है, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकल के आता है। वही चीज़ हमने शुरू की थी आज से करीब 40 साल पहले, और आज हम जो है बहुत आगे इस चीज़ में बहुत आगे। जो पीछे हमारे रखे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ये तमाम जो हैं, ये जो है करेक्ट, इनको बहुत करीब से देखा होगा आपने। मैंने इनमें सब में काम किया। अच्छा। एक तो सबसे पहले ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस का बताऊंगा, ब्रह्मोस के बारे में, जो मैंने ये सर्विस में मैंने इस प्रोजेक्ट में था मैं, और रिटायरमेंट के बाद में इस प्रोजेक्ट में काम किया है। और दूसरी है MRSAM बोलते हैं इसको। ये हमारी सबसे लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है और इसकी किल प्रॉपर्टी जो है 95% प्लस है, तो ताकि एक जहाज, एक चाइना वाले को एक मिसाइल से ठोक सकते हैं। 100% किल प्रॉपर्टी मेरी भी गारंटी है। तीसरी जो है हमारी अग्नि स्टेज की मिसाइल है। अग्नि स्टेज में 5 मिसाइलें मेन मानी जाती हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 1 की रेंज जैसे 650 750 की होती है। फिर अग्नि प्राइम होगी, उसका नया वर्जन हो गया, फिर शौर्य हो गया नया वर्जन। वैसे हमारी अग्नि 2 है जिसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज 3500 के आसपास है। अग्नि 4 की 4000 के आसपास है। अग्नि 5 5000 प्लस है। तो और मतलब यहाँ से हम लोग बीजिंग तक इसको कवर कर सकते हैं। और उसके बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद ये आकाश मिसाइल है। सबसे ज़्यादा आकाश जो, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि अभी एयरफोर्स का जो है बैकबोन है।
अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एयरफोर्स ने एक साथ 4 टारगेट को जो है 4 मिसाइलों से इंगेज किया था, ये वही मिसाइल है। तभी इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। नहीं, पर मैं तब से अब आप भी समझ रहे हैं क्या हो रहा है। देखो, हमारा एक पहाड़ी बच्चा जो 8 साल की उम्र में हल लगा रहा था, और तब कहीं ये था डायरेक्शन कि भैया ये सी में जाना चाहिए है, और आज सी मतलब वो उस लाइन में, और आज वही देख रहे थे आप कि यार अब हमारी मिसाइल्स उस रास्ते जाएं। तो ये तमाम जो चीज़ें आपने देखी हैं, वाकई आपने प्राउड किया पूरे पहाड़ को, मैं ये मानूंगा 100% उत्तराखंड को गर्व है। और इस दौर में आप कभी हुआ है कि सर CDS रावत जी से मुलाकात या डोभाल साहब से मुलाकात? जनरल रावत से मेरा, बिपिन रावत से मेरा संपर्क ऐसा कि हाँ वो है, लेकिन कभी ऐसा आपने सामने नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने टेक ओवर किया एज आर्मी चीफ, आई थिंक दिसंबर 2016 या जनवरी 2017, आई थिंक दिसंबर 2016 31 तारीख को टेक ओवर किया था, तो तब मैं डायरेक्टर जनरल आर्मामेंट था नेवी में। तो हमारी मुलाकात होती थी उसमें, बल्कि एक बार तो मैं नेवल चीफ को ब्रीफ करके आ रहा था, तो ये नेवल चीफ बैठता है, फिर वाइस चीफ बैठता है, फिर आर्मी चीफ बैठता है। तो उधर से आ रहे थे, उन्होंने मेरे को, इस पर हमारी 2-3 मीटिंग हो चुकी थी अपनी पहाड़ी कश्मीरी पार्टी में हैं। तो मैं वहाँ तो देखा, उन्होंने मेरे को देखा, वहाँ से देखा, तो मैंने उनको विश किया, तो कहते कब आ जाओ, एक कप चाय पी के जाओ। तो वो पहला मेरा उनसे इंटरेक्शन 1-to-1 इंटरेक्शन था। आप समझिएगा, मैं बस उस बात से ज़्यादा खुश हूँ, और हर व्यक्ति को जो देख रहा है अभी, मैं उनको यही कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारिए। चाहे परेशानियाँ होती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर ऐसे व्यक्तित्व से आपको कभी मिलना हो, या आप अभी देख भी रहे हो, तो इसको थोड़ा सा अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि भैया अभी तक आपके दिल में वो हलचल सी हो रही होगी। सर, अब जब आप रिटायर हो गए और तमाम चीज़ें आपने देश के लिए हमेशा आपने किया, क्या अभी ऐसा भी पीड़ा होती है कि यार भैया, मैं वो देख पा रहा हूँ जो आपने अभी विजय लक्ष्मी के लिए कहा है कि विजय को मैं सपोर्ट करूँगा उस बच्ची को, लेकिन उसके अलावा जो हम बात करते हैं, हमारा जो रुद्रप्रयाग जिला है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी HNB जहाँ से आपने, जहाँ जो यूनिवर्सिटी आपकी थी पौड़ी, तो यहाँ के लिए भी कुछ करने का कभी विचार आया? क्योंकि पहाड़ में आज भी जिंदगियाँ वाकई बहुत उदासीन हैं और बहुत कुछ नहीं हो रहा है उनके पास। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि मैं रिटायरमेंट में, मैंने जैसे कहा कि काम किया है, मुझे अवार्ड भी मिले, रिवॉर्ड भी मिले, राष्ट्रपति के 2 अवार्ड मिले हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने ब्रह्मोस पिलानी में भी काम किया है, जहाँ पे मैंने 220 एकड़ का प्लांट को सेटअप करके, हाँ वो मैंने पूरा प्लांट, वहाँ पे बिल्डिंग थी, मैंने पूरा प्लांट सेटअप करके, एंड जैसे प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू होने वाला, मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अपने उत्तराखंड वापस आ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं ये प्लांट को सेटअप करके दूंगा ब्रह्मोस को, और फिर मैं इसको छोड़ दूँ। तो एनीवे फिर उत्तराखंड आया। तो देखो ऐसा है कि क्योंकि मैं पहाड़ से निकला हूँ, तो पहाड़ के प्रति अपनों से पीड़ा तो बहुत ज़्यादा है। कर क्या सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, करने का मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि असली चीज़ हमें ये लगती है कि आज हमारे पहाड़ी बहुत अच्छे जगह पे हैं, लेकिन रियल काम में हम कितना कंट्रीब्यूशन पहाड़ के लिए कर रहे हैं, वो हर एक आदमी को अंतर्मन करना चाहिए। पहाड़ के लिए कर क्या रहा है, उसका फ़ायदा हम जरूर उठा सकते हैं कि हम पहाड़ी, लोग कहते हैं पहाड़ी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पहाड़ के लिए क्या कर रहे हैं। आज समस्याएं हैं। सिंस मैं यहाँ से निकला हूँ, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि मैं अभी उत्तराखंड जाकर के वहाँ पे कुछ करूँगा। मैं यहाँ पे जो है एक सामाजिक क्षेत्र में जो सबसे अच्छा ये लगा कि जिस माहौल से मैं आया हूँ, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे। फॉरगेट अबाउट कि क्या नौकरी, कहाँ चीज़ें क्या क्या, वो अलग बात है। तो मैंने क्या शुरू किया कि मैंने अपने एक दो दोस्त मेरे साथ हैं, जैसे कल्याण सिंह रावत जी मैती हैं, तो वो भी, हम दोनों साथ भाई साथ होते हैं। तो हमने जो है गांव में जाके स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। अरे वेरी नाइस। तो जहाँ तक इंटर कॉलेज में है, जहाँ तक 9th 10th 11th 12th के बच्चों से संवाद करना, और वैसे मैं डिग्री कॉलेज में गया हूँ जैसे, और यूनिवर्सिटी में गया हूँ मैं, देहरादून में जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूकोस्ट है, ये हमारा यूसर्क है, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर का यूनिवर्सिटी है। तो हमने सब जगह जा करके मैंने कवर किया है। अगर मैं रामनगर से शुरू करूँ, रामनगर से ग्वालदम, उधर से थराली, नानबगढ़ और आदबद्री, गैर से कर्णप्रयाग, गौचर, गोपेश्वर, बद्रीनाथ, ये पूरा, और अपने इलाके में गुप्तकाशी से एक आगे मनसुना, गुप्तकाशी और मनसुना भी गए, नवोदय। हाँ, मनसुना में मैंने 5वीं तक पढ़ाई की। हाँ सर, मैं मनसुना भी गया। और अपने गांव के स्कूल में गया, गणेश नगर पहले में गया, वहाँ पे बच्चों से थोड़ा बहुत संवाद के टाइम की कमी थी, लेकिन मेरा एम ये रहा। उसके बाद जैसे
तो मेरा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहा है उनको कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा क्या है, अपनी वैदिक परंपरा क्या है, अपना इतिहास क्या है, अपना कल्चर क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, एकेडमिक्स क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हो स्कूल में, इसका धरातल पे इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब एकेडमिक्स से लेकर के उसका धरातलीय उपयोग में आप समझिए। फिर न्यूटन ने बोला कि एक्शन रिएक्शन होती है, उसका मतलब क्या होता है, वो रॉकेटरी होती है। बारिश कैसे होती है, कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है। ऐसे करके मैंने कहा आप देखिए कि अपने को प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं इनसे अपने को जोड़िए आप। आपने ये पढ़ाई भी की है मुझे लग रहा है ये हाँ जी, हाँ के बारे में। हाँ जी, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, मैंने वेद उपनिषद और पुराणों पे मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा फंडे मार सकता हूँ। क्या बात। ये भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों आजकल के जो माया, जो इतनी भ्रमित माया हमारे सामने है, हमारे सबके सामने, मोबाइल का सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग मत कीजिएगा। क्या बात, बहुत सही जहाँ तक तुम्हारे ये नशा चीज़ें हैं, ये बड़ी जहरीली चीज़ें हैं, आपको बर्बाद कर देंगी चीज़ें। मैं कहता हूँ इनसे दूर रहिए आप। एंड अपने माता की 5G का ज़माना है, तो माताजी पिताजी गुरुजी को मत भूलिएगा। ये भी मैं उनको कहता हूँ कि ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सही बात। तो जो भी है मैं इनको बता दूँ वापस। एक चीज जरूर है सर, जैसे हम देख रहे हैं, जब आप नेवी आपने ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में जब आप बता रहे हैं कि पहले हम भाई कुछ रबर के स्टैंड का वो सब बना रहे थे, लेकिन आज ब्रह्मोस तक बात पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे गढ़वाल में जब आप थे, जो आज जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस तो नहीं दिखे, तो इनके लिए कुछ करने का विचार है? जैसे कि स्वास्थ्य में आपने बोला कि जैसे ऐसी कोई बच्चे हों या कहीं पर अगर आपकी जरूरत पड़ सकती है जो, तो वहाँ आप जरूर आएंगे, पर इसके अलावा और कुछ बृहद रूप में करना चाहेंगे? काउंसलिंग इज वन। यस, देखो दो चीज़ें हैं। इसी हमारी पहाड़ की समस्याएं पहले भी थी, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन आज भी समस्याओं को ठीक करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एक तो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बता रहा हूँ आपको जी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। चाहे वो पलायन की विमंडना हो, चाहे हमारी सशक्तिकरण हो, चाहे वो हमारी खेती जो बंजर पड़ रही है। एक तो एक किस्म से एक पॉलिटिकल लीडरशिप में, एक धरातल पे लोगों में, और जो हमारे प्लान हो गए, जो हम लोग प्लानी जो बाहर गए हैं, एक उनके बीच समन्वय बहुत ज़रूरी है, ताकि कुछ रिवर्स प्लान हो, लोग वहाँ पे कुछ करें, ताकि कुछ सशक्तिकरण, स्कीम्स अच्छी आए, कुछ चीज़ों। तो सर इसी सारे उधेड़ बुन में मैं था, काफ़ी देर से समझने के प्रयास कर रहा था, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने आपका नाम भी बहुत देखा है कि या आप पौड़ी से सांसद के लिए एक उम्मीदवार हैं प्रबल भाजपा की तरफ से। भाजपा आपने ज्वाइन कर रखी है? हाँ, मैं भाजपा मैंने ज्वाइन की है। मैंने किसी फंड फेयर और मैंने सिंपल ऑनलाइन ज्वाइन की है। अच्छा। और मैं बोलता हूँ मैं भाजपा का हूँ। तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जो है मेरा नाम चला था उसमें, और काफ़ी पेपरों में भी आया था, काफ़ी चीज़ें थी। मैं उसमें जो लीडरशिप है उनसे भी संपर्क में था, चाहे वो दिल्ली सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, संपर्क में था मैं। और नाम काफ़ी चला और काफ़ी टीम बन गई थी और कंफर्मेशन भी थी, ये सब होगा। लेकिन 23 मार्च 2019 को जब पौड़ी में नॉमिनेशन था, उसके एक दिन पहले बताया गया कि मेरा नाम बदल गया है। अब कुछ रहा होगा, कुछ राजनीतिक समीकरण कुछ रही होगी। अब की बार भी लग रहा है चांस, क्योंकि 24 के इलेक्शन आने वाले। अब की बार एक काफ़ी जनादेश है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो धरातलीय लोग हों, चाहे वो कुछ लीडरशिप हो, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे वो कुछ लोग इस चीज़ में मुझे आने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड मेरा कहना ये, हम सब जो है एक शासन के प्रति हम लोग रवैया रखते हैं कि हम नेगेटिविटी रखते हैं। अगर सब लोग नेगेटिविटी रखेंगे तो फिर पॉजिटिविटी कैसे आएगी? नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। जैसे आप जो सोच रहे हैं और जो पृष्ठभूमि है, मैं आप कह रहे इसमें तुलना नहीं करूँगा, लेकिन अगर मौका मिलता है, मुझे लगता है कि एक व्यक्तित्व ऐसे जिन्होंने बचपन कैसे बिताया है और जवानी पूरी देश को दे दी, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप जैसे, अब मैं युवा ही कहूँगा फिर, क्योंकि ये एक नया फील्ड है, तो एज अ युवा आप जैसे लोगों को जरूर आगे आना चाहिए। और यकीनन एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो आप टेक्नोलॉजी या विजन या जो फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपने सीखा है, उन तमाम चीज़ों का निचोड़ हमारे पहाड़ को थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा, जो मुझे लगता है अभी तक कमी है, क्योंकि कई लोग जो भूल जाते हैं वो फिर जीतने के बाद या बनने के बाद। वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि आज तक हम बदले नहीं, पिछले 45-50 साल में नहीं बदले, और आगे बदलने का सवाल नहीं उठता। यह है कि पहाड़ के प्रति मेरी पीड़ा है, कर्ज भी है, अपनों के प्रति एक कर्जा भी है। और जो कुछ मैंने मैनेजमेंट सीखा है, जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सीखा है, जो मैंने टेक्नोलॉजी सीखी है, जो मैंने प्रबंधन मैनेजमेंट सीखा है,
जो मेरा दिल्ली में पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जब मैं सर्विस में था तब मेरा जो उनके साथ जो इंटरेक्शन रहा है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के साथ में रहा है, तो जो ज्ञान मुझे इस धरती ने दिया है, जो मुझे मेरी नेवी नौसेना ने और मेरे उत्तराखंड ने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से जो है एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है पॉजिटिव काम कर सकते हैं, एंड वो जज्बा लेके मैं आगे चल रहा हूँ। चलिए, होप फॉर द बेस्ट दैट यू गेट द टिकट, मतलब कि आपको वो मौका मिले कि आप सेवा करें, और हम चाहते हैं दिल से कि आप करें वो, क्योंकि वाकई अब थोड़ा सा बदलाव आने की जरूरत है पार्टीज में भी और धरातल पर नेताओं में भी। कुछ एक और खास मैसेज के साथ एंडिंग अप, क्योंकि समय भी हो चला है, कुछ एक खास मैसेज के साथ आप एंड अप करना चाहेंगे समरी को कि इस तरह से आगे देखें हम? मेरा मैसेज युवाओं के लिए ये है कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे नागरिक बनो। देश कुछ आपके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जज्बा रखो आप देश के लिए क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे उत्तराखंड की जो हमारी जो जनता है, कहीं भी रहते हों, वो ये सोचे कि हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आपका परिवार ही सही है, आपका परिवार सही है तो आपका गांव सही होगा, आपका गांव सही होगा तो आपका ब्लॉक सही होगा, ब्लॉक सही होगा तो आपका जिला सही होगा, जिला सही होगा तो आपको उत्तराखंड सही होगा। तो असली चीज़ घूम घाम करके फिर वो ईमानदारी, सिंसियरिटी और इसी पे आती है, मेहनत पे आती है। तो हम लोग सब मेहनती बने, ईमानदार बने और अंतर्मन करें कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और आगे प्रगति के पथ में आगे बढ़ें और उत्तराखंड को आगे लेके जाएं। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रियर एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ना इनके व्यक्तित्व का 1% भी अगर अपने अंदर उतारें, जो लास्ट में इन्होंने कहा है कि भैया हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से देश के लिए हम क्या कर रहे हैं या प्रदेश के लिए हम क्या कर रहे हैं वो रखें। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, और कुछ खास चर्चाओं के साथ फिर जुड़ेंगे आप। नमस्कार। थैंक यू त्रिभुवन जी, थैंक यू लोकार्पण, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।